दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मार्कंडे मिशन वेलकम्स यू। अभी इस सप्ताह पूरे दुनिया में सुर्खी में रहने वाला जो देश नेपाल है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऑफिशियली नेपाल इज नोन एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल is the official name of this country nowadays, that was established just about 17 years before on 28 May 2008। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो नेपाल अभी सुर्खियों में है और दुनिया भर के समाचार पत्रों में सबसे अग्रिम खबर के रूप में सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा इसका हम लोग भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो मेजर आइडेंटिटी है या जो फीचर्स है उससे अवगत हो लेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने आपको बताया कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलबद्ध देश है, और इसकी जो वर्तमान स्थिति है, जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के नाम से है, जो 28 मई 2008 को ही इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल अभी हमारे सामने है, जहां ये रिवोल्ट जेएनजी का हुआ है, ये बहुत पुरानी व्यवस्था नहीं थी जिसके खिलाफ लोगों का आक्रोश या जेएनजी ने जिसको पलट के रख दिया है। ये मात्र 17 साल पुरानी व्यवस्था है जो एक बड़ी क्रांति के जरिए आई थी 2007 में नेपाल में। इससे भी बड़े स्तर पर एक क्रांति हुई थी जिसको 7 पार्टी मूवमेंट कहा जाता है, और उस 7 पार्टी मूवमेंट से वहाँ राजतंत्र का अंत हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था नेपाल में सदियों से। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को 2007 में लीड कर रहे थे ज्ञानेंद्र विक्रम शाहदेव, और ज्ञानेंद्र विक्रम शाहदेव के खिलाफ खास करके कम्युनिस्ट माइंडेड लोग और पार्टी के लोग आगे आए, और उनके बाद में कॉमन पीपल का भी सपोर्ट मिला, और 2007 में उन्होंने काठमांडू को हाईजैक कर लिया था, और इस सीज के बाद राजा को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया, और वहाँ एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम आया और फेडरल रिपब्लिक ऑफ नेपाल की स्थापना हुई 8 मई 2008 को। और यह साउथ एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है, उपयोग होता है चाइना और इंडिया के लिए। दोनों बिग इकोनॉमीज हैं, बिग कंट्री हैं, और दोनों के बीच में रिश्ते हैं वो अक्सर तनाव की स्थिति में ही रहते हैं। तो इस लिहाज से नेपाल जो है वो रणनीतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से वह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है इन द नॉर्थ विद द ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत ऑफ चाइना। तो ये तिब्बत से चाइना का जो ऑटोनॉमस रीजन है उससे ये नॉर्थ में घिरा हुआ है, और ईस्टवार्ड, साउथवार्ड और वेस्टवार्ड इट इज सराउंडेड बाय इंडिया। व्हाइल इट इज नैरोली सेपरेटेड फ्रॉम बांग्लादेश बाय सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स एंड फ्रॉम भूटान बाय द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना है कि ये साउथ एशिया में इंडिया और चाइना के बीच स्थित है, और इसके साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में इंडिया है, और इसके नॉर्थ में तिब्बत जो ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ चाइना के नाम से अभी जाना जाता है वो है। और इसको सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वह बांग्लादेश से अलग करता है, और सिक्किम के द्वारा यह भूटान से सेपरेट किया जाता है। तो ये इसकी जियोग्राफिकल स्टेटस है। माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वन मोर इंफॉर्मेशन मस्ट बी एडेड हेयर। The regions of Nepal mainly comprise the foothills of the Great Himalaya, known as Shivalik, but it also comprised some regions of Indo-Gangetic Plain. तो आपको ये तो पता ही है कि यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी है, जिसे शिवालिक श्रेणी भी हम कहते हैं, उसमें बसा हुआ है। लेकिन कुछ हिस्सा इसके पास गंगेटिक भारत का जो उत्तर भारत का जो महामैदान है उसका भी कुछ हिस्सा नेपाल के टेरिटरी में आता है। नृजातीय दृष्टिकोण से नेपाल को देखें
तो मेजॉरिटी क्लास जो है वो खास आर्यन है, जो इंडो आर्यन का ही एक वर्जन मान लीजिए। तो ये 30% हैं और ये नेपाल का सबसे डोमिनिएंट रेस है, फॉलोड बाय क्षेत्रीय टाइप ऑफ ह्यूमन जनरेशन। खास आर्या कंटेन्स 30% proportion of Nepali population और the क्षेत्रीय about 16 और 15%। आफ्टर दिस इथनिक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने ये देखा कि नेपाल का जो मुख्य नस्लीय प्रजाति है वो आर्यन ही हैं, जो पूरी आबादी का लगभग 30% है, और दूसरा जो प्रमुख नस्लीय पहचान है नेपाल में वो खत्री लोगों की है और ये लगभग 16% है। Let me allow to put before you some historical, religious. Let me allow to put before you religious identity of Nepal. You must be aware about the status of Nepal as a single Hindu Rashtra of modern world until 2008, when monarchy, constitutional monarchy and Hindu nation identity was demolished by a major large scale public movement known as 7 Party movement। तो 2008 तक नेपाल जो था वह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, जिसे 2007 के सप्तवर्षीय आंदोलन के जरिए राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की आइडेंटिटी को मिटा दिया गया और नेपाल 28 मई 2008 को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट के रूप में दुनिया के सामने आया। और मात्र 17 सालों के बाद इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को भी जेएनजी वाले इस मूवमेंट ने उखाड़ फेंका है। और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ सुशीला कार्की वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट के सीईओ के रूप में अपॉइंट की गई है। और प्रमुख बात ये रही कि आंदोलन के दौरान प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो इंटेक रहा, वो रेगुलेशन में रहा और वो मेंटेन रहा, जिसकी वजह से बाद में आंदोलनकारियों में और राष्ट्रपति और सेना के बीच अच्छी बातचीत हो सकी और थोड़ा ज़्यादा बेहतर परिणाम या कंक्लूजन हुआ इस मूवमेंट का बांग्लादेश की अपेक्षा। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ का जो रिलीजियस कंपोजिशन है उसको भी थोड़ा आप देख लीजिए। और रिलीजियस कंपोजिशन में आप ये देखेंगे कि जब 2008 तक इसकी आइडेंटिटी हिंदू राष्ट्र की थी, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ जो सनातन हिंदू ट्रेडिशन परंपरा को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनकी आबादी 81% है। हिंदुइज्म 81% लोगों का रिलीजन है और लगभग 16% पॉपुलेशन जो है वो बौद्धिज्म को फॉलो करती है और थर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो इस्लाम की है और इनकी आबादी लगभग 5% है। तो ये नेपाल का हमने आपके सामने एक रिलीजियस और उसका इथनिक और जियोग्राफिकल आइडेंटिटी सामने रखा। अब उसके इकोनॉमिक स्टेटस को भी थोड़ा हमें जान लेना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल का जो वर्तमान एरिया है, जो उसका क्षेत्र है, वह लगभग 147,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये एरिया और ये उसका बाउंड्री और ये लैंड लॉक्ड है, तो पहले ही मैं बता चुका। ये सब तय हुआ है 1923 में, जब ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। और इसके बहुत सारे जो बॉर्डर हैं, जो सीमाएं हैं, वो पहले तय हो चुकी थी सुगौली की संधि में, जो 1816 में हुआ। और ये बात भी आप जान लीजिए कि जिस कंसोलिडेटेड नेपाल नेशन स्टेट को आज आप देख रहे हैं, वो रियली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1768 में। तो ये हमने उसका एक आइडेंटिटी देखा पॉलिटिकल बेस पर, और वहाँ हमने ये देखा कि 1768 में नेपाल कंसोलिडेट होकर के एक नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। और फिर इसका ब्रिटिश इंडिया के साथ 2 एग्रीमेंट हुए, एक 1816 में सुगौली का और एक 1923 में ब्रिटिश इंडिया एग्रीमेंट। और इसके जरिए आज का वर्तमान नेपाल जो है उसको अपना स्वरूप और भूगोल प्राप्त हुआ है। तो अब भी उसके पास 147,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और जो एनुअल इसका जीडीपी है वो लगभग 170 बिलियन है। और जो पर कैपिटा इनकम है वह लगभग 5348 है। तो एक ब्रीफ अकाउंट हमने आपके सामने रखा।
in order to make you aware about the questions which may be asked in forthcoming competitive or board exams. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने नेपाल के सांस्कृतिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटी बहुत ही ब्रीफ अकाउंट में आपके सामने रखा है। इतनी बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी ही चाहिए। तो फिर यहाँ मूवमेंट को लेकर के जो बातें हुई है उसमें आइडियोलॉजी के बेस पर और न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर और सिस्टम के बेस पर जो गंभीर बातें हैं उस पर हम चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमारी ताकत है, ऊर्जा है, और वही हमें इतनी प्रेरणा देता है और स्फूर्ति बनाए रखता है ताकि हम किसी भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर आपके बीच आ ही जाते हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।